नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी उपचुनावों में बीजेपी को मिली बड़ी हार की, विदेश दौरे पर गए राहुल गांधी के मोदी सरकार पर निशाने की, बात करेंगे G20 सम्मेलन में जुटे विदेशी मेहमानों की विपक्ष का अपमान करती मोदी सरकार की, साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मणिपुर में जारी टकराव की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर जिला कोर्ट में आज हुई सुनवाई। कोर्ट ने एएसआई टीम को 56 दिन और सर्वे करने का दिया आदेश। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 35वें दिन एएसआई टीम को परिसर में जाने से रोका। भारत में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कहा G20 भारत के लिए एक बड़ी सफलता, इसकी मेजबानी के लिए सही समय पर सही देश। पंजाब में G20 के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान, केंद्र की नीतियों के खिलाफ 16 किसान संगठनों ने 90 जगह पर फूके पीएम के पुतले। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 333 अंकों की तेजी के साथ 66,599 पर हुआ बंद। निफ्टी 93 अंकों की तेजी के साथ 19,820 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इंडिया गठबंधन के आगे एनडीए को जबरदस्त झटका लगा है। विपक्षी दलों का गठबंधन जब से बना है तभी से देश का माहौल भी बदलता दिख रहा है, और देश के बदलते माहौल का असर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के नतीजों में दिखाई दिया, और जो परिणाम सामने आए हैं उसने बीजेपी और एनडीए को चिंता में डाल दिया है। इंडिया गठबंधन अपनी पहली परीक्षा में पास हो गया है। गठबंधन बनने के बाद पहली बार चुनाव में आए इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 7 में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, जबकि 3 सीट, जिसमें भी 2 सीट त्रिपुरा की हैं, वहां बीजेपी को जीत मिली है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और राज्य सरकार पर चुनाव में जबरदस्त धांधली के आरोप लगे हैं। धांधली की शिकायत करते हुए विपक्ष ने काउंटिंग का बहिष्कार भी कर दिया था। इसके अलावा जो नतीजे सामने आए हैं उसमें साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन के आगे एनडीए कमजोर पड़ चुका है। एनडीए को सबसे बड़ा झटका घोसी सीट पर लगा है। घोसी में बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने लगभग 50,000 वोटों के अंतर से हरा दिया है। सुधाकर सिंह को इंडिया गठबंधन का समर्थन था। इसी तरह से झारखंड की डुमरी सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से जेएएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार को जीत मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी ने एनडीए की ओर से आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी को 17,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है, और इस जीत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये सीट अपने नाम बरकरार रखी है। जबकि पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले की धूपगुड़ी सीट को तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली है। टीएमसी उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय ने बीजेपी की उम्मीदवार तापसी रॉय को 4300 वोटों के अंतर से हरा दिया है। केरल की पुथुपल्ली सीट पर तो एनडीए मुकाबले में ही नहीं दिखा। बीजेपी उम्मीदवार को 6,000 वोट ही मिले। यहां कांग्रेस के चांदी ओमन ने सीपीएम के जैक्सी थॉमस को लगभग 38,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर कांटे की टक्कर में बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी की पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2,000 के करीब वोटों से हरा दिया। चुनाव परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है, और गठबंधन के नेताओं में अभी से दावा शुरू कर दिया गया है कि 10 महीने के अंदर ही केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बन जाएगी। उपचुनावों ने बीजेपी के चुनावी गणित को बिगाड़ दिया है, तो दूसरी तरफ विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार का खेल बिगाड़ दिया है। बेल्जियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों और नियत पर फिर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूरोप दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में उन्होंने कहा कि भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है। देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है, लोकतंत्र और संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंसा भेदभाव बढ़ा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और निचली जातियों पर निशाना बढ़ गया है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से मोदी सरकार बुरी तरह से घबराई हुई
हुई है। हमारा गठबंधन भारत की आवाज है, लेकिन इससे प्रधानमंत्री को डर लग रहा है, इसलिए वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे संविधान में जो नाम है, मैं उनसे पूरी तरह खुश हूँ। राहुल से जब सवाल किया गया कि वो कौन सा नाम पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया यानी भारत मेरे लिए पूरी तरह से सही लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की ओर से घबराहट भरी प्रतिक्रियाएं हैं। सरकार में थोड़ा डर है। राहुल ने कहा कि हम निश्चित रूप से अपने गठबंधन के लिए इंडिया नाम लेकर आए थे और ये एक शानदार विचार है, क्योंकि ये दिखाता है कि हम कौन हैं। हम खुद को भारत की आवाज मानते हैं और इसलिए ये शब्द बहुत अच्छी तरह से काम करता है। राहुल ने कहा कि मुंबई में मैंने अडानी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है जिससे देश का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार देश की प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रही है। वो हर मुद्दे पर फेल साबित हुई है। कई लोग वापस गरीबी में धकेल दिए गए हैं। भारत में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सरकार के पास लोगों की बेहतरी के लिए कोई उपाय नहीं है। विदेशी धरती से भी राहुल गांधी के सवालों का सिलसिला जारी है। इधर भारत में विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है। G20 समिट का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर तक चलने वाला है। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। यातायात पर कड़े प्रतिबंध लागू हैं। स्कूल कॉलेज बंद है। मेहमानों के सुरक्षा से लेकर उनके ठहरने तक का सारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के साफ सफाई और सुरक्षा के इंतजाम के निरीक्षण के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने शहर में घूम कर सभी तैयारियों और साफ सफाई का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली की साफ सफाई और सुरक्षा के इंतजाम के निरीक्षण के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना शहर में घूम कर सभी तैयारियों और साफ सफाई का जायजा ले रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अधिकांश राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच गए हैं और देर रात तक इनके आने का सिलसिला जारी था। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ नई दिल्ली पहुंचे। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने रिसीव किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक पहली बार भारत आए हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज आज सुबह भारत पहुंचे हैं। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ और नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद तिनुबू भी आ चुके हैं। राष्ट्रपति अहमद तिनुबू का स्वागत मराठी धुनों के साथ किया गया। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के PM फूमियो किशिदा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी भारत पहुंच चुके हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट में शामिल होने नहीं आ रहे हैं। पुतिन की जगह उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। लावरोव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। G20 को लेकर पूरी दुनिया की नजरें मोदी सरकार पर हैं। G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज की गेस्ट लिस्ट से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम गायब है। मोदी सरकार के इस कदम को पार्टी नेता दलित विरोधी बता रहे हैं। कांग्रेसी नेता ने PM मोदी की तुलना मनु से कर दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत G20 समिट की मेजबानी को लेकर तैयार है। विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में पहुंचना शुरू हो गया है। उनके स्वागत के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया भी गया है। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दिए जाने वाले डिनर पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां देश दुनिया के दिग्गज एक साथ होंगे। इसको लेकर राष्ट्रपति की तरफ से रात्रि भोज में शामिल होने के लिए मेहमानों को न्योता भेजा गया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा का नाम भी शामिल है। सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। मंत्री और अधिकारियों को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन इस लिस्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल नहीं है। मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इससे साबित होता है कि वो देश की 60% जनता का नेतृत्व करने वालों को महत्व नहीं देते हैं। ये सरकार की सोच को भी दर्शाता है। तो वहीं तमिलनाडु कांग्रेस के नेता मोहन कुमार मंगलम ने कहा कि मोदी है तो मनु है। प्रधानमंत्री प्राचीन हिंदू ऋषि मनु की विरासत को कायम रख रहे हैं, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, जिसे अक्सर हिंदू आचरण के लिए मार्गदर्शक के रूप में वर्णित किया जाता है। कुमार मंगलम ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने भी हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में दलित नेता खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने के लिए सरकार की आलोचना की है। G20 सम्मेलन को लेकर भी बीजेपी सियासत करने से बाज नहीं आ रही है।
इधर छत्तीसगढ़ में भी आज सियासी पारा काफी गर्म था। लोकसभा चुनाव में अब 7 से 8 महीने का वक्त ही बचा है और चुनावों से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की विपक्षी दलों के नेताओं पर छापेमारी बढ़ गई है। हर राज्य जहां सरकार बीजेपी विरोधी दलों की है, उधर ईडी की सक्रियता बढ़ गई है और इसे लेकर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में 1 महीने के अंदर चुनावों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि 5 अक्टूबर के बाद वो कभी भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में आचार संहिता लागू कर देगा। ऐसे में इन राज्यों में राजनीतिक दलों के साथ ईडी और सीबीआई ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में छापेमारी कुछ ज्यादा ही हो रही है क्योंकि यहाँ बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने भी ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। राजनांदगांव में आयोजित भरोसे का सम्मेलन रैली में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ में हमारे नेताओं और समर्थकों के घर पर लगातार छापे पड़ रहे हैं। भाजपा भारत के टुकड़े करने में लगी है। ये लोग लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं हैं। हम मुकाबला करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ तो करती है, लेकिन उसे कुछ भी देती नहीं। सिर्फ सीबीआई और ईडी के छापे डलवाए जाते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भूपेश बघेल की सरकार 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लाई। जो काम गुजरात की सरकार नहीं कर सकी, वो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में बेहतरीन काम हुआ है। ये मोदी का गुजरात मॉडल नहीं, ये छत्तीसगढ़ का कांग्रेस मॉडल है, ये भूपेश मॉडल है। आज पूरा देश छत्तीसगढ़ मॉडल मांग रहा है। खड़गे के इस बार से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा होना तय है। मुश्किल में तो कांग्रेस नेता ने भी बीजेपी को डाल दिया है। मोदी सरकार G20 के आयोजन को अपनी सफलता से जोड़ रही है, उसका जमकर प्रचार कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी को इसी मुद्दे पर घेर लिया है। मोदी सरकार से सवाल किया है कि तमाम मुश्किलों में जो काम G20 के दूसरे देशों ने सफलता से कर लिए, वो काम मोदी सरकार क्यों नहीं कर पाए। तो क्या सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार G20 सम्मेलन को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने एनडीए को नो डाटा अवेलेबल सरकार नाम दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि मोदी सरकार 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना कराने में विफल रही है। लगभग हर G20 देश कोविड-19 के बावजूद जनगणना कराने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अयोग्य और अक्षम मोदी सरकार जो 1951 से तय समय पर होने वाली भारत की सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रक्रिया को पूरा कराने में असमर्थ रही है। ये हमारे देश के लिए इतिहास में एक अभूतपूर्व विफलता है, जिसके कारण 14 करोड़ भारतीयों को NFSA के तहत मिलने वाले भोजन के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार न केवल जनगणना कराने में विफल रही है, बल्कि इसने 2011 में यूपीए सरकार द्वारा कराई गई सामाजिक आर्थिक जाति गणना को भी दबा दिया है। इसने सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के राज्य स्तरीय जाति गणना के प्रयास का भी विरोध किया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को जब कोई डाटा अपने नैरेटिव के हिसाब से सही नहीं लगता है, तो वह उसे कैसे बदनाम करती है, कैसे खारिज करती है, यहाँ तक कि उसे एकत्र कराना बंद कर देती है। इसका एक पैटर्न तय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है मोदी सरकार से, पहला, NFSA के तहत 14 करोड़ भारतीयों को उनके मूल अधिकारों से वंचित कराना बंद करे और जनगणना होने तक लाभार्थी कोटा बढ़ाएं। दूसरा, एक अपडेटेड राष्ट्रीय जाति गणना कराएं और राज्यों के स्तर पर हो रहे जाति गणना के प्रयासों का विरोध करना बंद करें। तीसरा, साल 2017-18 के NSS और साल 2022-23 के CES जैसे अपने लिए असुविधाजनक डाटा को दबाना बंद करें। स्वास्थ्य संकेतों में अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए NFHS में हेरफेर करना बंद करें और भारत की ऐतिहासिक रूप से मजबूत सांख्यिकी प्रणाली में विश्वास बहाल करें। G20 के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
भारत में हो रहे G20 जिसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ओलंपिक या एशियाई गेम्स हो रहे हों। कहा यह भी जा रहा है कि 2024 की चुनाव की ये तैयारियां हैं। खैर, आंखों पर पट्टी बांधे भक्तों को भले ही ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन देखने वाले तो देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात मणिपुर की। मणिपुर में जातीय टकराव शांत होता नहीं दिख रहा है। इस टकराव का असर मणिपुर के आसपास के राज्यों पर भी पड़ रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य की बीरेन सरकार दावा कर रही थी कि अब हालात नियंत्रण में हैं। इम्फाल कुकी समुदाय के सभी लोगों को छोड़ना पड़ा है तो पहाड़ी हिस्सों से मैतेई समुदाय के लोग पलायन कर गए। इस बीच सरकार के दावों की कलई खुल गई है। मणिपुर के तेंगनो ओपल जिले के पल्ले इलाके में सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच टकराव की खबर है। बिष्णुपुर जिले के फोगा कचाऊ इखाई इलाके में बीते दिनों हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे और तोरबुंग में अपने वीरान पड़े घरों तक पहुँचने के लिए सेना की नाकेबंदी को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद यहाँ गोलीबारी की घटना सामने आई। घटना के बारे में ज्यादातर लोगों का कहना है कि इलाके में तनाव की स्थिति हुई। असम राइफल सहित सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मणिपुर पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया। प्रदर्शन से एक दिन पहले एहतियात के रूप में मणिपुर के सभी 5 घाटी जिलों में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया था। असम राइफल्स के जवान उपद्रवियों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं और जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।